नमस्कार साथियों। फिच हो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या गोल्डमैन हो, इन तीनों ने जो क्वार्टर वन के देश के हमारे जीडीपी ग्रोथ के नतीजे आए, उसके पश्चात जो पूरे साल की जो जीडीपी फोरकास्ट है देश का, उसको और नीचे क्यों गिराया, और सब ने लगभग -5% और गिरा दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले फोरकास्ट था कि जीडीपी ग्रोथ 2020-21 की 6.8% माइनस रहने की उम्मीद है। उसने कहा कि अब ये -10.9% रहने की उम्मीद है। फिच जो पहले मानती थी कि जीडीपी ग्रोथ पूरे साल की -5.3% रहने की उम्मीद है, अब कह रही है -11.8% रहेगी। गोल्डमैन जो पहले मानता था कि -11.8 देश की जीडीपी ग्रोथ रहेगी, अब उसका मानना है कि -14.8 रहेगी। ये इन तीनों ने जीडीपी के फोरकास्ट को रिवाइज क्यों किया? उसके 3 कारण है। नंबर 1 कारण, तीनों ने यह पाया कि जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, जो कि एक कर्ज की खुराक का पैकेज था, वो इकोनॉमी में पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डाल पाया। क्योंकि पहले भी हमने इस बारे में चर्चा की और आपको मैंने भी बताया कि दुनिया की बड़े बैंक और रेटिंग एजेंसीज का मानना है कि इस 20 लाख करोड़ का वास्तविक खर्चा सिर्फ 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ के बीच है। तो एक तो ये 20 लाख करोड़ के पैकेज को सभी रेटिंग एजेंसीज ने इसको 0 नंबर दिए। नंबर 2 कारण कि सीएमआई का जो आंकड़ा आया, जिसमें यह कहा गया कि अगस्त में वापस बेरोजगारी दर बढ़नी चालू हो गई जुलाई की तुलना में। जुलाई में बेरोजगारी की दर 7.4% थी, जो अगस्त में बढ़कर 8.4% हो गई। और इसका कारण यह था कि जो खरीफ की बुआई है उसका काम खत्म हो गया और मनरेगा में लोगों को काम मिल नहीं रहा। इस कारण से रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा प्रॉब्लम लेके आया। और वापिस से सीएमआई का ही आंकड़ा है कि देश में इस समय 3.60 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। और नंबर 3 कारण कि इकोनॉमी में भले वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो या हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट हो, वो पिक नहीं कर पा रहा। मैं आपको पब्लिक इन्वेस्टमेंट का ही एक डाटा देता हूं कि अप्रैल से जुलाई 2019 के बीच टोटल पब्लिक इन्वेस्टमेंट लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपया हुआ। और इसी अवधि में अप्रैल से जुलाई 2020 के मध्य टोटल पब्लिक इन्वेस्टमेंट लगभग 10.5 लाख करोड़ हुआ। तो आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट में भी जबरदस्त ग्रोथ नहीं है, जिससे कि डिमांड जो जनरेट हो मार्केट में, कंजम्पशन नया बने, ऐसा नहीं है। हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट है नहीं क्योंकि बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। और जो पहले एक ग्रीन शूट्स की बात हो रही थी कि भाई रूरल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, वो भी अब आंकड़े जो अगस्त के आए वो इकोनॉमी को प्रोत्साहित नहीं कर रहे। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करें पर डिमांड हो इकोनॉमी में तो करें ना। तो इसके क्या उपाय है? इस विशियस साइकिल से निकलने का क्या उपाय है? मैं 3 उपाय सरकार को बताना चाहता हूं, अगर वो मेरी बात सुन रहे हो। नंबर 1 कि डिमांड को पुश करने की जरूरत है, मांग को बढ़ाने की जरूरत है। अब मांग को बढ़ाने के लिए आप कहेंगे हम बार बार आपको यह बोलते हैं कि लोगों के हाथ में पैसा दीजिए, बिल्कुल सही बात। इसके अलावा आप नई मांग को सृजित नहीं कर सकते। आप लोगों के हाथ में, एमएसएमईज के हाथ में, छोटे व्यापारियों के हाथ में कैश ट्रांसफर कीजिए, कर्ज की खुराक मत दीजिए। क्योंकि जब इकोनॉमी का पहिया वहां से चलना चालू होगा तो आप आपने जो 20 लाख करोड़ का जो लोन पैकेज दिया है, तो लोन पैकेज का भी फायदा जब भी उठा सकते हैं जब मांग का सृजन होगा। तो पहली बात तो कि पुश डिमांड, क्योंकि आज भी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 70% से कम कैपेसिटी पे काम कर रहा है। तो जब तक वो पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं करेगा, ना तो नए रोजगार आएंगे, ना नया कंजम्पशन आप कैटर को सप्लाई कर पाओगे। इसके लिए मांग का सृजन कीजिए। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाइए। और यहां पे सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार। क्योंकि मैंने एक आंकड़ा दिया कि पिछले साल 4 महीने में केंद्र सरकार का लगभग 9.5 लाख करोड़ था, इस साल 4 महीने में वो 9.5 का 10.5 लाख करोड़ हुआ। जबकि इस समय आपदा के समय हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए था पब्लिक स्पेंडिंग के द्वारा, क्योंकि जब ही रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। ध्यान रहे
तीसरा, स्टेट्स को आपको स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए उनको जीएसटी का बकाया तुरंत रिलीज कीजिए। अभी उनसे वाद विवाद मत कीजिए। आप जो भी उनका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने का जो जीएसटी का बकाया है उनको तुरंत रिलीज कीजिए ताकि वो भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। तीसरा बात, रूरल सेक्टर का एक सस्टेनेबल प्लान लेके आइए। रूरल सेक्टर के सस्टेनेबल प्लान के लिए सिर्फ खेती पर ही नहीं, क्योंकि आज भी रूरल का जो इनकम है उसका 60% हिस्सा नॉन फार्म गतिविधियों से आता है। तो किस तरह नॉन फार्म इनकम के लिए आप एक प्लान बना सकते हैं और वहां पे किस तरह एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो, क्योंकि जो Q1 में भी आपने जो 3.2% कृषि की विकास दर पॉजिटिव बताई थी वो सिर्फ एक्ट ऑफ इंद्र देवता की वजह से था। तो और 2.5 से 3.5% के बीच भारत की कृषि दर वेरी करती रहती है, पर आप नॉन फार्म एक्टिविटीज जिससे रूरल सेक्टर की 60% इनकम डिपेंड करती है वहां पर एक कंपोजिट प्लान लेके आइए। और लास्टली, जीएसटी को और सरल, और जीएसटी की जो 28% दर है, मैं एक उदाहरण देता हूं कि मोटर बाइक है, मोटर बाइक 28% जो हाईएस्ट जीएसटी की दर है उस पे। आपको क्या लगता है कि मोटर बाइक क्या एक लग्जरी आइटम है देश में, कि गांव, खेत, किसान, मजदूर, हम जैसे मध्यम आय वर्गीय लोगों के पास मोटर बाइक होनी चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए आप जीएसटी को रैशनलाइज कीजिए। 28% की जो दर है जिसमें नॉन लग्जरी कई आइटम्स है, जो मैंने एक उदाहरण दिया, उसको रेशनलाइज करके इन आइटम्स को नीचे वाली दर पे लाइए ताकि इनकी कीमतें कम होगी इनकी कीमतें कम होगी तो लोग इनको ज्यादा खरीदेंगे और इकोनॉमी का पहिया वापस चलना चालू होगा। तो अन्यथा जो ये रेटिंग एजेंसीज ने आज -5% और बढ़ाया है, Q2 के रिजल्ट्स आने के बाद ये और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। हमें इमीडिएटली, मेरी सरकार से गुजारिश है कि पॉजिटिविटी से मेरी बात को सुने और भी दुनिया के एक्सपर्ट्स की बात सुने, और ये सारी चीजें जो मैंने सुझाव दिए हैं, पुश डिमांड, नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को बढ़ाया जाए, राज्य सरकारों को इमीडिएटली जीएसटी का बकाया रिलीज करें ताकि वो भी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को बढ़ाए, रूरल सेक्टर के लिए एक सस्टेनेबल प्लान बनाए और फार्म के अलावा नॉन फार्म पे फोकस हो उसका, और चौथा कि जीएसटी को रैशनलाइज करें। 28% पे कई ऐसी कमोडिटीज है जो कि लग्जरी आइटम्स नहीं है, पर उन पे भी 28% की दर से टैक्स लिया जाता है। तो ये मेरे आज का वीडियो था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।